यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा तो मैं भैया आप पीछे रख लीजिए, मैं 1-2 घंटे में ले जाता हूँ। ओके। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इसमें लिखिएगा अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time equal distances in equal intervals of time, comma, no matter how small these intervals may be. No matter how small these intervals may be. A body has a uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई साइकिल है, कोई बाइक है, कोई कार है, कुछ भी, तो अगर वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 1 सेकंड में अगर वो 1 मीटर चलती है तो 2 सेकंड में 2 मीटर चलेगी, 3 सेकंड में 3 मीटर चलेगी, ठीक है। तो अगर वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब 1-1 सेकंड का जो अंतर है उसमें बराबर डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करती जा रही है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रही है। तभी तो हम ये बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, बाइक पर या स्कूटर पर किसी पर जा रहे हैं, तो हमने ये कहा कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 40 किलोमीटर दूर है। तो हमने अंदाज़ा लगाया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने डेस्टिनेशन तक हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ये हुई बात। लेकिन फिर पता चलता है कि अरे हमें तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है हमारी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट हुई है, रास्ते में ट्रैफिक हो, कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पर रेड सिग्नल हो रखा है, आपको रुकना पड़ रहा है वहाँ पर, तो हमारी धीरे धीरे एवरेज स्पीड घटती है। तो जब वो स्पीड कम होती है तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हमको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो अगर इक्वल इंटरवल्स में हम इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा मोशन जो है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखें, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन body has a non-uniform motion. A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब दोनों वाली डेफिनेशन में क्या है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम का जो गैप है, जैसे 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड, तो वो इक्वल ही रहता है, टाइम में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है।
सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो समय जो है वो एक जैसा ही चलता है, उसमें ऐसा नहीं है कि फास्ट हो गया टाइम या स्लो हो गया। ठीक, अच्छा, इधर लिखेंगे टाइम एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर लिखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो हमेशा ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन से यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख देंगे यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनकर ऐसे कर्व लाइन बनता है, यहाँ लिखना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों के ग्राफ्स आ गए। तो अगर एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए एक नंबर का पूछना है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में तो सिर्फ डेफिनेशन मेंशन कर दिया आपने। अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, तो डेफिनेशन के साथ ग्राफ भी बना देंगे। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो टाइम के साथ साथ आप ये देखें कि अगर यहाँ पर 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा डिस्टेंस जो है वो भी लगभग कुछ होगा। मान लीजिए 1 मीटर हो गया, फिर मैं कहूँगा कि 2 सेकंड यहाँ पर है, तो 2 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंगली मैं डिस्टेंस देखूँगा, तो वो 2 मीटर हो गया। तो इस तरह से जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन से अगर मैं ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद लिखेंगे स्पीड, हेडिंग डालेंगे स्पीड। स्पीड, the speed of a body gives us an idea of how slow or fast that body is moving. Speed of a body gives us an idea of how fast or slow a body is moving. कोई भी बॉडी ज़्यादा अगर तेज चल रही है, तो हम ये कहेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर वो स्लो चल रही है, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कम है। तो स्पीड से ही हमको पता चलता है कि कोई बॉडी कितना फास्ट चल रही है या कितना स्लो चल रही है। ठीक है, फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। Distance traveled by it per unit time. Speed is equal to distance traveled upon time taken. V is equal to लिखेंगे S upon T.
where v is speed of the body, s is distance traveled and t is time taken. तो अब ये हमेशा याद रखिएगा कि जो स्पीड है ना, स्पीड के लिए हम एस यूज़ नहीं करते, हम स्पीड के लिए वी यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अब धीरे धीरे हम ये पढ़ना शुरू करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैंने शायद पहले भी बताया था, शायद नहीं बताया था आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि जिस भी क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी हो, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी हो, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ वैल्यू दे रखी हो यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो उसको हम स्केलर बोल देते हैं। तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में अगर हमने कह दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़िए, ठीक है, तो अब दौड़िए तो कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई आगे कोई पीछे, है ना, सब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं सब, तो इधर उधर कहीं भी दौड़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन अगर ये कह दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ना है, तो फिर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में ही सारे के सारे दौड़ेंगे। तो जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मैं करवाऊंगा, अभी नोट करवाऊंगा, तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो कहीं वेलोसिटी और स्पीड के लिए अलग अलग टर्म्स ना यूज़ करनी पड़े, तो इसीलिए स्पीड को वी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को ही हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, ठीक। तो एस इज नॉट फॉर स्पीड, दिस इज फॉर डिस्टेंस, एंड वी इज फॉर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉडी। टी तो अपना सेम है, टाइम टेकन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अच्छा, स्पीड का हमको ये तो समझ में आ गया कि स्पीड में क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होगी, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। मैं अभी नोट करवाऊंगा। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखिएगा, इसमें है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड The average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken. The average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance. Its SI unit is meter per second. M oblique S, समझ गए भाई। ऑब्लिक का मतलब क्या हो गया, पर, और उसके बाद S लिख दिया तो मीटर पर सेकंड ये हो गया। अच्छा, इसको ना एक तरह से और लिखा जा सकता है, जैसे M oblique S है, तो M oblique S का मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, M oblique S को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, M upon S, M upon S ये लिखा जा सकता है। वैसे भी आप ये देखिए कि हमारे पास ऊपर क्या था, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, और नीचे क्या था, टाइम,
टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो ऊपर मीटर रहेगा, नीचे सेकंड रहेगा, तो मीटर अपॉन सेकंड बोलो या मीटर पर सेकंड बोलो। अच्छा, जब ये नीचे s लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, s की पावर 1, s की पावर 1, सेकंड की पावर 1। इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो इसको क्या, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को m/s करके भी लिख सकते हैं, ms की पावर -1 करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका ठीक है, ठीक है। मीटर पर सेकंड और ये भी आपका मीटर पर सेकंड, दोनों को मीटर पर सेकंड में मिलता है। उसके बाद लिखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। Uniform speed or constant speed. A body has a uniform speed if it travels ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन वाली ही डेफिनेशन है। A body has a uniform speed if it travels equal distances in equal intervals of time. Equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be. No matter how small these intervals may be. ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वही है कि भाई हम किसी ऐसी रोड पर जा रहे हैं जहाँ पर किसी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है और एक ही स्पीड पर गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है ना। जैसे हम ये देखते हैं ट्रेन होती है, तो ट्रेन के रास्ते में कहीं कोई ऑब्स्टेकल आता नहीं है, उसको तो रेल्स हैं, रेल्स पर चलते जाना है, ठीक है। तो वो एक ही स्पीड पर चलती जाती है, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा आप करना चाहेंगे तो होगी, नहीं तो अगर आपने उसकी स्पीड फिक्स कर दी तो वो उतनी ही स्पीड पर चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोशन वाला चैप्टर है इसमें ना न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल नोट करें, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। हाँ जी, हमारे फाइनल्स के पेपर में क्वेश्चन आया था कि हमको एक क्यूबॉइडल बॉक्स का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा था, तो हमको उसका प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर कैसे निकालना उसका टीए से निकलेगा या फिर सीए से? अच्छा, उसमें बताता हूँ। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है ना, क्यूबॉइडल बॉक्स है, और ये भी बता रखा होगा कि उसको टेबल पर रखा है या ग्राउंड पर रखा है, किस तरह से रखा है। ग्राउंड पे रखा है। हाँ, तो ये देखना होगा कि उसको रखा किस तरीके से है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये इसकी लेंथ है
ये इसकी ब्रेथ है और ये जो है ये हो गई इसकी हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ज़मीन पर, ग्राउंड पर या टेबल पर, जहाँ पर भी वो रखा है, अगर मान लीजिए ग्राउंड पर रखा है तो ग्राउंड पर टच कौन सा एरिया कर रहा है, तो हम ये कहीं भी नीचे वाला एरिया टच कर रहा है, ये वाला। तो टी एस से सी एस से कुछ नहीं निकालना आपको, बस ये नीचे वाला एरिया निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कैसे निकलेगा, इसका मास दे रखा होगा आपको बॉक्स का, ठीक है, और बॉक्स का जो मास है उसमें जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम जी, एम इंटू जी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जनरली तो 9.8 ली जाती है, अगर क्वेश्चन में 10 दे रखा है तो 10 ले लीजिए। मान लीजिए 5 किलोग्राम का बॉक्स है तो 5 इंटू 10 करेंगे, अगर मास इसका 5 kg है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन में वेट नहीं दिया था। वेट नहीं दिया था, उसमें लेंथ शायद 30 थी, ब्रेथ 10 थी ठीक है, और हाइट 10 या 30 थी मेरे हिसाब से। अच्छा, मास वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है। नहीं, मेरे याद नहीं। ले आना क्वेश्चन को, दिखा देना कर पास है ना, देख लेंगे क्या है, क्योंकि प्रेशर तो ऐसे ही निकलता है फोर्स अपॉन एरिया। एक और भी तरीका होता है, डेंसिटी दे रखी थी क्या, इससे याद नहीं। चलो दिखा देना। एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, रो फॉर डेंसिटी, जी फॉर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज हाइट। तो उसमें लेंथ और ब्रेथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हाइट की जरूरत पड़ती है बस। दिखा देना एक बार क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिएगा, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। 3 kilometers in 5 minutes. Full stop. Calculate his speed in calculate his speed in A है centimeters per second, B है meters per second, C पार्ट है किलोमीटर्स पर आवर, km/h किलोमीटर पर आवर। मेरे को इसकी स्पीड निकालनी है इस तरीके से, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है और आपका मीटर पर सेकंड में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब सेंटीमीटर पर सेकंड की बात करेंगे तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो सेंटीमीटर में होना चाहिए और जो टाइम टेकन है वो सेकंड्स में होना चाहिए। तो ये पार्ट इसका सॉल्यूशन, ए पार्ट में हम ये कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बार बार डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस ये ना लिखकर, मतलब पूरा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल्ड ना लिखकर एस लिखेंगे सर। तो वो कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 3 into 1000। अरे रिजल्ट का कुछ पता चला कब आएगा, नहीं, अच्छा, और क्लासेस का भी नहीं पता चला अभी, ठीक है। आपका तो डीएवी है ना, डीएवी साइड वाला। अच्छा, तुम दोनों का सेम स्कूल था, अलग अलग था, कौन सा है, वही बीपीएस राजनगर। तुम्हारी हो चुकी है क्लासेस स्टार्ट, आज से होनी थी ना शायद। नहीं 1 अप्रैल से। अच्छा, फर्स्ट से है, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है, तब तक तो एक एक चैप्टर हो जाएगा हमारा। चलिए 3 into 1000, तो ये तो हो गया मीटर, ठीक है, तो 3000 मीटर हो गया, 3000 मीटर। मुझे तो सेंटीमीटर्स पर सेकंड में निकालना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस, इसको मुझे निकालना है सेंटीमीटर में।
सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. ये जो मीटर है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 3 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, फिर टाइम टेकन जो है वो मिनट्स में दे रखा है, निकालना है सेकंड्स में। एक मिनट में 300 कितने सेकंड? seconds. हाँ 300 seconds और आंसर. ठीक है, तो 300 सेकंड्स हो गए। तो 3 के आगे 1 2 3 4 5 zeros अपॉन टाइम कितना है 300, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 1 जा 3 और 1 2 3 3 zeros, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो एक पार्ट हुआ। और दूसरे में पूछ रहे हैं कि मीटर पर सेकंड में बताना है। मीटर्स पर सेकंड। तो अब एस वो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 3000 मीटर हम निकाल ही चुके हैं। टाइम भी सेकंड्स में हम निकाल चुके हैं, कितना था 300 सेकंड्स। V is equal to S upon T, 3000 upon 300, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर सी पार्ट है किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर में निकालना है। तो जो एस है वो तो हमारे पास है ही 3 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है वो तो दे रखा है 3 किलोमीटर। टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्या दे रखा था 5 मिनट्स, इसको आवर में कैसे करेंगे कन्वर्ट? डिवाइड बाई 60। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, तो डिवाइड बाई 60 कर दो। 5 1 जा 5 5 2, 1/12 आवर। एस अपॉन टी। अब एस अपॉन टी का मतलब क्या है? एस डिवाइडेड बाई टी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि टी जो है वो फ्रैक्शन में। तो एस क्या है 3। सर हम इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं ना? हाँ, पर ज़रूरत नहीं है, मुश्किल बन जाएगा मेरा मतलब। 3 डिवाइडेड बाई 1/12। ठीक, इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 12/1 रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। The train A traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours. in 3 hours, whereas another train B
whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. In 4 hours, full stop. Which train traveled faster? Which train traveled faster? ठीक है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा फास्ट चल रही है. तो ट्रेन ए ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर in 3 hours. स्पीड ऑफ ट्रेन ए कॉमा करके लिख रहा हूँ वी ए यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन है. तो डिस्टेंस कितना है 120 और टाइम कितना है 3 hours. किलोमीटर पर आवर ये हो गया. स्पीड ऑफ ट्रेन बी वी ये क्या हो जाएगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम ऑफ 4 hours. 4 4 जा 16 18 minus 16 is 2 2 0 20 4 5 जा 20. ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर. हमारे पास ट्रेन ए की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर. तो फास्ट कौन सी चल रही है? ट्रेन बी. VB is greater than Good evening, sir. Good evening, sir. since VB is greater than VA, so train B travel faster. मुझे 5-10 मिनट लगेंगे, बस 5-10 मिनट लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and
and the next 30 kilometer at a uniform speed of uniform speed of 20 kilometer per hour. And its average speed. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड देखिएगा कैसे निकलती है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो दो केसेस दे रखे हैं. इन्होंने बोला कि पहले जो कार है वो 30 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है 40 किलोमीटर पर आवर. फिर जब नेक्स्ट 30 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर. ये है. तो दो अलग अलग केसेस ले लेते हैं. केस फर्स्ट. तो कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर. तो डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं. तो s1 इज इक्वल टू हो गया 30 किलोमीटर. और जब स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है. तो स्पीड कैसे निकालेंगे. v1 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन d. s1 अपॉन t1 ये हो गया. तो यहाँ पर आके देखिए 40 किलोमीटर पर आवर. देखिए v1 मेरे को दे रखा है 40 और S1 है हमारे पास 30 और T1 मुझे निकालना होगा. तो कैसे निकालेंगे. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ये चीज़ इधर आ जाएगी. 40 T1 इज इक्वल टू 30. 40 T1 इज इक्वल टू 30 और 40 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा. तो T1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40. 0 से 0 कट गया. 3/4 आवर्स. ठीक है. अब देखिएगा क्योंकि पहली बार आपको बता रहा हूँ तो इस वजह से हमने ये बताया कि T1 एक बार इधर मल्टीप्लाई हो गया. फिर जो 40 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 40 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इसको एक साथ भी कर सकते हैं कि T1 को इधर ले आए और 40 को इधर ले आए. तो सीधा कहते हैं T1 इधर आया 40 इधर आया. तो T1 इज इक्वल टू 30/40 सीधा सीधा भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास 3/4 आवर्स हो गया. तो ये तो केस फर्स्ट हुआ. इसके बाद केस सेकंड. केस सेकंड में जो S2 है यानी कि सेकंड केस में जो डिस्टेंस है वो भी 30 किलोमीटर है. और V2 इज इक्वल टू S2 अपॉन T2. ये हो गया S2 अपॉन T2. तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. तो 20 इज इक्वल टू S2 कितना है 30 अपॉन T2. अब फिर वही काम करेंगे. तो T2 इधर आ गया और 20 इधर आ गया. तो T2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 20. तो 0 से 0 कट गया. 3/2 आवर्स. ठीक है. अच्छा ये सब कुछ क्यों करा जा रहा है क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फर्स्ट केस में S1 सेकंड केस में S2. तो S1 प्लस S2 टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2. S1 भी 30 S2 भी 30. 30 प्लस 30 T1 प्लस T2. तो T1 कितना है 3/4 और T2 कितना है 3/2. तो 30 प्लस 30 इज 60. 60 डिवाइडेड बाई. ये फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है. डिवाइडेड बाई ऐसे लिखेंगे 3/4 प्लस 3/2. अब 2 और 4 का एलसीएम ले लो.
60 डिवाइडेड बाई 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4, ये 3 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 इज 9, 9/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/9, 3 3 जा 9, 3 20 जा 60, ये हो गया हमारे पास 80/3 किलोमीटर पर आवर। या तो ऐसे कर लीजिए और नहीं तो फ्रैक्शन में, तो 3 2 जा 6, 8 - 6 is 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, 26.6666 आता चला जाएगा तो 26.67, तो 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बस इतना करिए, और इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करूँगा, वो आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, आज इतना कर लेते हैं बस।